आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण के लिए चुनौतियाँ। अपने एक राष्ट्र निर्माण करने के लिए क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनते हैं। आइए तो इस चैप्टर को अपन शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम आज़ाद भारत के राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार आज़ादी के बाद भारत को विभाजन, विस्थापन, पुनर्वास का सामना करना पड़ा, कि भारत में विभाजन किस प्रकार से हुआ, विस्थापन किस प्रकार से हुआ, पुनर्वास का समस्या किस प्रकार का उसका सामना करना पड़ा। साथ ही रजवाड़ों की क्या क्या समस्या थी, भारत में विलय के बारे में जानेंगे और राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस प्रकार इस पर गौर फरमाया था। तो अपने सामने बहुत सारी समस्याएं थी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, आज़ादी के बाद का जो भारत है ना, इसमें लगभग भारत 200 वर्ष तक अंग्रेजों की हुकूमत में रहा था। जिस प्रकार से आप सभी को ज्ञात है कि अपने यहाँ भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत रही थी। 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो आज़ादी की विभाजन के साथ मिली थी। जो अपन को जो आज़ादी मिली थी ना, वो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी अपन को, क्योंकि भारत का विभाजन हो चुका था। और मध्य रात्रि में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, जो भाग्य वधु से चिर परिचित भेंट के नाम से प्रसिद्ध होता है हिस्ट्री में। इसके बाद अपन देखते हैं, आज़ादी के साथ ही भारत में बहुत सारी समस्या अपन को विरासत में मिली थी, जिसका सामना करते हुए हमें राष्ट्र निर्माण करना। तो देखिए, अब अपन देखते हैं कि 1947 का जो साल था वो अपने के लिए किस प्रकार के था। एक तो ये जो साल था ना, वो एक हिंसा से भरा हुआ साल था। ठीक है, किससे भरा हुआ साल था? वो एक हिंसा से भरा हुआ साल था। लाखों युवती मारे गए थे इस वर्ष में। ठीक है, और लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग विस्थापन हुए थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लोग गए थे। इसके अलावा अपन देखते हैं कि उस समय आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद सबकी सहमति किस प्रकार की थी कि अपने अपने देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था होनी चाहिए कि शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाए। लोकतांत्रिक सरकार हो जो जनता के द्वारा चुनी हुई हो, उस सरकार के द्वारा ही शासन व्यवस्था का संचालन हो। सरकार सभी के भले के लिए कार्य करे। संविधान के माध्यम से शासन होना चाहिए, सभी के लिए भलाई के लिए कार्य करे, और संविधान के माध्यम से ही शासन व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार के भारतीय नेताओं के विचार थे, ताकि सभी के भलाई के लिए कार्य हो सके, लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाई जा सके, सरकार लोकतांत्रिक की हिस्सेदारी हो, सरकार सभी के भले के लिए कार्य करे, संविधान के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके। इसके अलावा जो राष्ट्र निर्माण के लिए 3 चुनौतियाँ थी प्रमुख रूप से। एक तो एकता के सूत्र में बांधना प्रमुख चुनौती थी, क्योंकि देश बहुत बड़ा था। लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना, इतने बड़े देश में लोकतांत्रिक स्थापित करना वाकई में बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसके अलावा समानता पर आधारित विकास करना, यानी कि सभी को समानता का व्यवहार करना सभी के साथ, और समानता पर आधारित विकास किस प्रकार से हो सकता है, ये महत्वपूर्ण चुनौती थी भारत के सामने। एकता के सूत्र में बांधना सबसे महत्वपूर्ण चुनौती इस प्रकार से मानी जा सकती है, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश था। हर क्षेत्र की अपनी विशेषता रही है, चाहे धर्म के मामले में ले लो आप, संस्कृति के मामले में ले लो, जाति के आधार पर ले लो। अंग्रेजों के जाने के बाद पूरे विशाल क्षेत्र को इकट्ठा करना, अखंडता के साथ लेकर चलना सबसे बड़ी चुनौती थी। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि सारे क्षेत्र को इकट्ठा करना और उसको अखंडता के साथ लेकर चलना सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी। और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना उससे भयंकर चुनौती थी, क्योंकि सभी जाति, धर्म, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अलग अलग थी। इतने बड़े देश को एक साथ इकट्ठा करना, एकता के सूत्र में बांधना वाकई महत्वपूर्ण रूप से चुनौती का कार्य है। इसके अलावा मुख्य समस्या क्या थी, क्योंकि पूरा देश 565 रियासतों में बटा हुआ था, इनका एकीकरण करना सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी। विभिन्न भाषाएं और सांस्कृतिक समूह में एकता स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी। विभिन्न अलग अलग प्रकार के भाषाई लोग रहते थे, अलग अलग सांस्कृतिक समूह के लोग रहते थे, उनमें एकता स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी। सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रण करना, क्योंकि दंगे हो रहे थे, सांप्रदायिक तनाव हो रहा था पूरे देश में, उसको नियंत्रण करना ये भी महत्वपूर्ण चुनौती के अंतर्गत आता है। राष्ट्र निर्माण के तहत लोकतंत्र स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण चुनौती में देखा जा सकता है। इतने बड़े देश में लोकतंत्र स्थापित करना, जहाँ पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, जनता की भलाई के लिए कार्य करने वाली सरकार हो। आज़ादी से पहले यह तय किया गया था कि भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था पर आधारित प्रतिनिधित्व मूल लोकतांत्रिक स्थापित करेगा। इतने बड़े देश में इसको कायम करना सबसे बड़ी दूसरी चुनौती थी, क्योंकि इतने बड़े देश में जनता के द्वारा चुना हुआ शासन स्थापित करना वाकई में बहुत महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी चुनौती रही है। क्योंकि जब आज़ादी से पहले ये तय हो गया था कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण पहलू क्या थे कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रियाएं, चुनाव प्रणाली का विकास करना,
इसके अलावा सामाजिक इसकी राजनीतिक दलों का गठन करना और नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने अत्यधिक शोषण कर लिया था भारत का। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी, यहाँ की स्थितियाँ डाउन हो गई थी, आर्थिक शोषण बढ़ गया था। उसके बाद अपने देश का विकास करना महत्वपूर्ण चुनौतियों से भरा हुआ था। ठीक है। इसके अलावा समानता पर आधारित विकास क्या है कि भारत को आज़ादी के बाद सांस्कृतिक विविधता के साथ वंचित अल्पसंख्यकों को एक साथ लेकर सभी के साथ समानता का व्यवहार करना, उनको गरीबी बेरोजगारी जैसी समस्याओं को ख़त्म कर आर्थिक विकास हासिल करना, ये तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना था, सबका साथ करना था, सबका साथ देना था, सभी के साथ समानता का व्यवहार स्थापित करते हुए ये विकास करना था। तो ये देश के लिए महत्वपूर्ण चुनौती थी। इसके अलावा मुख्य लक्ष्य क्या थे अपने कि अपन इन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मुख्य लक्ष्य में अपन देख सकते हैं कि एक तो सामाजिक न्याय की स्थापना करना मुख्य स्थिति थी, क्योंकि अलग अलग जाति और धर्मों में बटा हुआ था, सभी के साथ समानता का व्यवहार और समाज में सभी को न्याय मिले, ये मुख्य लक्ष्य थे अपने। आर्थिक विकास करना, गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करना, गरीबी अपन को विरासत में मिली थी और उस गरीबी को खत्म करना एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना भी महत्वपूर्ण चुनौती थी। औद्योगिक विकास और कृषि का विकास करना महत्वपूर्ण चुनौती थी। औद्योगिक विकास करना और कृषि का विकास करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। विभाजन की त्रासदी, जब भारत को आज़ादी मिली तो इसी के साथ में अपन को विभाजन भी देखने को मिलता है। अंग्रेज जाते जाते विभाजन को क्या बोलते हैं, उसको विभाजन देकर गए थे, यानी कि अपने देश के दो टुकड़े हुए थे। इसमें होता है कि दो राष्ट्र का सिद्धांत हुआ था, कि यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्तुत किया गया सिद्धांत था कि दो राष्ट्र चाहिए। ठीक है। तो दो राष्ट्र का सिद्धांत अपनाया गया था। इसके तहत ही भारत में हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्र के रूप में देखा गया था इन राष्ट्रों को। मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई थी। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, परंतु मजबूरन होकर जिन्ना की कुछ ऐसी नीतियों के कारण कांग्रेस को झुकना पड़ा और अंत में भारत का विभाजन हो जाता है। अब विभाजन हुआ, अलग अलग देश भारत दो टुकड़ों में बटा, एक तो पाकिस्तान और एक भारत के मध्य। तो उस विभाजन में महत्वपूर्ण समस्या आ गई थी। एक तो जनसंख्या आधार पर बंटवारा कठिन था, क्योंकि जनसंख्या अलग अलग भागों में फैली हुई थी, तो ये जनसंख्या बहुत ही कठिन कार्य था विभाजन करने का। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भारत का विशाल भूभाग था। पूर्वी और पश्चिम की पाकिस्तान के बीच भारत का विशाल भूभाग था, उसका विभाजन करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनता जा रहा था। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की समस्या, जो अल्पसंख्यक संख्या में कम है, उनकी सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण चुनौतियां सामने आती हैं भारत के सामने। लोगों को यह नहीं मालूम था कि वो किस देश के नागरिक हैं या किस देश के नागरिक होंगे, क्योंकि एकदम से विभाजन की प्रक्रिया बनी थी। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो पाकिस्तान में रहना चाहते थे, उनको मजबूरन भारत में आना पड़ा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारत में रहना चाहते थे, उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। तो ये एक दुख भरा और हिंसा से भरा हुआ फैसला था। इसके अलावा विभाजन के परिणाम क्या हुए, जो विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, इसके आखिरकार परिणाम क्या होते हैं। एक तो बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा होती है, धर्म के नाम पे हिंसा होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लाहौर पंजाब के पास, अमृतसर और कलकत्ता में भीषण हिंसा होती है। लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, 80 लाख लोग विस्थापित हो जाते हैं। इसके अलावा संपत्ति का बंटवारा किया जाता है, यहाँ तक कि फर्नीचर और पुलिस बैंड तक का भी बंटवारा होता है। एक एक चीज़ का बंटवारा होते हैं। 10 लाख से अधिक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, 80 लाख लोग विस्थापन हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, जबरन शादियाँ करवाई जाती है। यानी कि एक त्रासदी से भरा हुआ साल था जो आज़ादी का साल था। अब जब देश को आज़ादी मिल रही तब महात्मा गांधी जी कहाँ थे। महात्मा गांधी जी और आज़ादी, महात्मा गांधी जी देश में ही हो रही हिंसा से दुखी थे। वो उन दिनों कलकत्ता में थे। उन्होंने हिंसा रोकने की अपील की और फिर दिल्ली आ गए। 1948 में उपवास रखा और हिंसा और तनाव कम हुआ, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी है। तो महात्मा गांधी जी दुखी थे इन हिंसाओं से, और जब आज़ादी मिली थी देश को, तो वो कलकत्ता में दंगे शांत करवाने में लगे हुए थे। उन्होंने उपवास वगैरह किया, तनाव कम हुआ, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा कुछ समस्या ऐसी आती हैं जैसे कि रजवाड़ों की समस्या। अपने देश में कुछ ऐसे रजवाड़े थे, इनके सामने समस्या क्या थी, क्योंकि ये जो देश आज़ाद हुआ था तब इन रियासतों को ये परमिशन थी, ये छूट थी कि या तो पाकिस्तान में मिले या फिर भारत में, अच्छाई थी स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो कुछ जो रियासतें थी उनके सामने उनकी कुछ समस्याएं होती थी। भारत में लगभग 565 रियासतें थी। आज़ादी के बाद
इन्हें स्वतंत्र होने का अधिकार था, देश टूटने का खतरा था, अगर सभी स्वतंत्र हो जाएगी तो देश टूट जाएगा, एकता कैसे स्थापित होगी। और कुछ ऐसी रियासतें जैसे त्रावणकोर, हैदराबाद और कश्मीर, इन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी थी कि हम तो स्वतंत्र रहेंगे, ना तो पाकिस्तान में मिलेंगे ना ही भारत में मिलेंगे। अब अपने इस देश के सामने जो महत्वपूर्ण जो रियासतें थी उनकी समस्या को किस प्रकार से अपने सोल्व किया। तो पहली हैदराबाद रियासत थी, ये निज़ाम ने स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी कि हम पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगे, भारत में भी नहीं मिलेंगे। वहाँ के रजाकारों के द्वारा हिंसा की गई, अंत में भारत को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, ऑपरेशन पोलो चलाया गया और 1948 में इसका विलय कहाँ कर लिया जाता है, भारत में कर लिया जाता है। कौन सी रियासत का, हैदराबाद की रियासत का। इसके बाद होते हैं कश्मीर, यहाँ के राजा हरि सिंह जी थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, ना तो भारत में मिलना चाहते थे ना पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। उसके बाद पाकिस्तान ने उन पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण के बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ ही वहाँ पर भारतीय सेना भेज दी जाती है, पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हैं। इसके साथ ही कश्मीर का भारत में विलय हो जाता है और इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा एक मणिपुर था, मणिपुर में जनता विलय के पक्ष में नहीं थी, वो यहाँ भारत में नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन राजा के विलय पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ही भारत में मिल जाता है, बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा एक रियासत और थी, जूनागढ़। जूनागढ़ रियासत में मुस्लिम नवाब मुस्लिम था और वहाँ की जो जनसंख्या थी अधिकांश बहुसंख्यक वो हिंदू थी। वो हिंदू जनसंख्या भारत में मिलना चाहती थी, जबकि मुस्लिम नवाब पाकिस्तान में मिलना चाहता था। यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया और भारत में अंततः विलय हो जाता है इसका, ठीक है। अब जो ये एकता स्थापित हो रही थी पूरे भारत में जितनी भी रियासतों के, उसमें सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कूटनीति दृढ़ता से रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर करवाकर अधिकांश रियासतों को मिलाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। साम दाम दंड भेद के किसी भी प्रकार के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई ने 565 रियासतों का एकीकरण किया, एकता स्थापित की। इसी के आधार पर इनके जन्मदिवस को अपन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। और एकता का एक तरीके से इन्हीं की बदौलत है कि आज पूरा भारत एकता के रूप में स्थापित है, अलग अलग राज्य होने के बाद भी। राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया जाता है। राज्यों का पुनर्गठन देखो, भाषा के आधार पर राज्य कैसे बना। तेलुगु भाषा इस क्षेत्र में इनकी मांग बढ़ी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाना चाहिए। पोटिश्री रोमुलु 56 दिन का अनशन किया उन्होंने और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर हिंसक आंदोलन हो जाते हैं, अंत में सरकार को झुकना पड़ता है और 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाता है। और आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर गठित किया गया था। देखो, देश को आज़ादी मिलती है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग तेजी हो जाती है। तेलुगु भाषा इस क्षेत्र की मांग बढ़ने लग जाती है। वहाँ के एक व्यक्ति थे पोटिश्री रामुलुबन का 56 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर हिंसा भड़कती है। इसके बाद 1953 में सरकार को झुकना पड़ता है और प्रथम भाषा आधार पर राज्य गठन किया जाता है, जिसका नाम होता है आंध्र प्रदेश। ये जो भाषा के आधार पर जो मांग उठ रही थी, उस मांग को पूरा करने के लिए, समीक्षा करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। 1953 में गठित की जाती है। इसकी अध्यक्षता फजल अली की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की जाती है, राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया जाता है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की सिफारिश की इन्होंने। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं भारत में, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 बना था। अध्यक्षता किसने की थी, फैजल अली की अध्यक्षता में आयोग गठित होता है। भाषा आधार पर राज्यों का गठन की सिफारिश की जाती है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं भारत में। अब जैसे प्रमुख राज्य कौन कौन से बने थे, जैसे 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बना। 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बना। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बना। 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बनता है और नवीनतम राज्य कौन सा बनता है, तेलंगाना बनता है, जो 2014 में बनता है। इस प्रकार से वर्तमान में 28 राज्य हो जाते हैं। अब जो पूरा चैप्टर पढ़ा है उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली आते हैं, उन सब महत्वपूर्ण शब्दावली को देखते हैं। जैसे द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है, जिसके अनुसार भारत तो हिंदू और मुसलमानों के रूप में 2 राष्ट्र होगा, जिसमें एक पाकिस्तान होगा और एक भारत होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, ये वो दस्तावेज जिसपे रियासतों के राजाओं या शासकों ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये एक ऐसा विलय पत्र था जिसमें वहाँ के रियासतों ने भारत में शामिल होने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद अपन ने पढ़ा था राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया था। इसने भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे।
इसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा किसे कहते हैं? धर्म समुदाय के बीच होने वाली हिंसा को सांप्रदायिक हिंसा कहा जाता है। विलय पत्र रियासतों के भारत में विलय का औपचारिक दस्तावेज को विलय पत्र कहा जाता है। अब संक्षिप्त सारांश क्या हो सकता है पूरे चैप्टर का कि देश 1947 में आज़ाद होता है और भारत को स्वतंत्रता विभाजन के साथ स्वतंत्रता मिलती है विरासत में, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा होती है, विस्थापन होता है। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ होती है। 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी थी? एक तो एक स्थापित करना, लोकतंत्र स्थापित करना पूरे देश में, सभी का समानता के साथ विकास करना, ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थी। 565 रियासतें थी, उनका विलय एक महत्वपूर्ण चुनौती बनता जा रहा था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 3 ऐसी रियासतें देखी अपने, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर के विलय में प्रमुख समस्या आती है। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। 1953 में अपन ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग पारित किया। समय समय पर नए राज्यों का गठन किया गया, जैसे 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, और 2014 में कौन सा राज्य बनाया गया? तेलंगाना बनाया गया। इसी के साथ ही आपका ये जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिए जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी होगी। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से 1 शॉर्ट रिविजन है और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।